बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के बारे में और हमने जाना कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का जो मसला है, मुद्दा है, वो ज़्यादातर बाहरी सुरक्षा को लेकर है। इस वीडियो में हम जानेंगे सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के बारे में कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से ये सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा किस तरह से अलग है। इसका मुद्दा, इसका मसला या फिर इसका जो कहें कि ताल्लुकात है वो कहाँ तक सुरक्षा के अन्य मुद्दों से भी है। क्या यहाँ भी केवल बाहरी खतरों को ही सुरक्षा पर खतरा माना गया है या फिर अन्य भी कई ऐसे मुद्दे या मसले सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में शामिल किए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा है वो बात करती है मानवता की सुरक्षा की। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में हमने देखा था कि बाहर से खतरा हो रहा था, बाहरी खतरा हो रहा था राष्ट्र की संप्रभुता पर, राष्ट्र की अखंडता पर। तो क्या केवल राष्ट्र पर खतरा ही सुरक्षा पर खतरा मान लिया जाए? क्या राष्ट्र की सुरक्षा का खतरा ही सुरक्षा की परिभाषा में ले लिया जाए? क्या फिर नागरिकों की सुरक्षा है वो राष्ट्र की सुरक्षा से अलग है, इतर है? अगर हम देखें तो निसंदेह है, जब कोई बाहरी आक्रमण होता है तो राष्ट्र के नागरिकों को खतरा होता है। लेकिन क्या किसी भी राष्ट्र के नागरिकों को खतरा केवल बाहरी आक्रमण से ही होता है? क्या केवल बाहरी हिंसा के द्वारा, बाहरी युद्ध के द्वारा, दूसरे मुल्क के आक्रमण के द्वारा ही किसी राष्ट्र के नागरिकों को खतरा है? या फिर किसी भी राष्ट्र के नागरिक की सुरक्षा पर अन्य खतरे भी मंडराते हैं? मनुष्य के ऊपर किस किस तरह के खतरे हैं? आंतरिक गृह युद्ध भी है, महामारियां भी हैं, किसी सरकार द्वारा भी ऐसी कोई अनाचार या फिर अत्याचार जनता पर किए जाते हैं। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में इन सब मुद्दों को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ कहें कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, सुरक्षा का मतलब कहती है मानवता की सुरक्षा से, विश्व की सुरक्षा से। यहाँ मसला केवल एक राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा का नहीं है, एक राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा का नहीं है। यहाँ मसला है मानवता की सुरक्षा का। जनता की सुरक्षा को राज्यों की सुरक्षा से बढ़कर माना है और प्राथमिक लक्ष्य यहाँ रखा गया है व्यक्तियों की संरक्षा और व्यक्तियों की सुरक्षा। मानवता की सुरक्षा के पैरोकार यहाँ दो अर्थों में है, एक है संकीर्ण अर्थों में और दूसरा व्यापक अर्थों में। अगर मानवता की सुरक्षा की हम संकीर्ण अर्थों में बात करें तो मानवता को हिंसक खतरों से बचाना है, खून खराबे से बचाना है। कि अगर संकीर्ण दृष्टि में हम मानवता की रक्षा की बात करें तो किसी भी तरह का खून खराबा है, हिंसा की घटनाएं हैं, उनसे मानवता को बचाना सुरक्षा की इस अवधारणा में ले लिया गया। लेकिन इसके व्यापक अर्थ की हम बात करें तो व्यापक अर्थ में खतरों की सूची में खून खराबे के साथ साथ अकाल और महामारी को भी लिया गया। क्योंकि तथ्य ये बताते हैं, आंकड़े ये बताते हैं कि कई देशों में आतंकवाद और गृह युद्ध की घटनाएं या फिर अन्य दूसरे देश के साथ युद्ध के दौरान जितने लोग मारे गए उससे कहीं ज़्यादा लोग अकाल के कारण, भूखमरी के कारण या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो ऐसे में जो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का व्यापक अर्थ है, वहाँ खतरों की सूची में अकाल को भी लिया गया है, महामारी को भी लिया गया है, प्राकृतिक आपदा को भी लिया गया है। और व्यापकतम अर्थ में अगर हम बात करें सुरक्षा की तो वो है मानवीय गरिमा शामिल की गई है। मानवीय गरिमा की रक्षा अर्थात मनुष्य को एक अभाव मुक्त, एक भय मुक्त वातावरण प्राप्त हो, वो भी उसकी सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में शामिल किया गया। यहाँ हम बात करेंगे खतरे की कि सुरक्षा के ऊपर जो खतरा है उसके स्रोत कौन से हैं। तो खतरे के स्रोत की हम बात करें तो जो पारंपरिक धारणा थी वहाँ हमने देखा था खतरे का स्रोत किसी बाहरी राष्ट्र के साथ, किसी अन्य राष्ट्र के साथ युद्ध की आशंका या फिर अन्य राष्ट्र द्वारा हमला कर देना था। यहाँ हम अगर खतरे के स्रोत की बात करते हैं तो आतंकवाद की बात सबसे पहले करेंगे। आतंकवाद हम सभी जानते हैं कि जानबूझकर किसी राष्ट्र के नागरिकों को कहें कि अत्याचार करना, अनाचार करना, खून खराबा करना और किसी अन्य देश की सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करना, और ये एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त होता है। दूसरा, मानवाधिकार को 3 कोटियों में शामिल किया गया है। यहाँ पर वो 3 कोटियाँ हैं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक अधिकार और उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार। अर्थात नागरिकों के मानवाधिकारों पर खतरा भी, सुरक्षा पर खतरा यहाँ हम
मानेंगे, यहाँ हम शामिल करेंगे, तो ये जो खतरे के स्रोत हैं वो नागरिकों के मानवाधिकारों पर अगर खतरा आता है तो वो खतरा भी सुरक्षा के लिए खतरा अपारंपरिक धारणा में माना गया है। और सभी नागरिकों के इन मानवाधिकारों पर व्यापक सहमति है कि सभी नागरिकों को ये मानवाधिकार, ये 3 कोटि के मानवाधिकार प्राप्त होने चाहिए। खतरे का एक और वैश्विक स्रोत है, वो है निर्धनता। अनुमान है कि अगले 50 सालों में दुनिया के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुना बढ़ेगी, जबकि इस अवधि में अनेक धनी देशों की जनसंख्या घटेगी। और प्रति व्यक्ति उच्च आय और जनसंख्या की वृद्धि कम होगी तो ये इन देशों को और धनी बनाने में मदद करेगी। वहीं प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और अधिक इन देशों को गरीब बनाएगी। जो बड़े राष्ट्र हैं, जो विकासशील राष्ट्र हैं, जिनमें जनसंख्या अधिक है, उन राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय है वो वैसे ही कम है और वो जनसंख्या पर नियंत्रण भी नहीं रख पाए हैं। बहुत कम ऐसे राष्ट्र हैं जो कि जनसंख्या नियंत्रण कर पाए हैं, अन्यथा इन राष्ट्रों में जनसंख्या तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि जारी है और इसी कारण से ये राष्ट्र और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। और इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों में एक असमानता पैदा हो रही है और इसी असमानता के कारण बहुत सारे नागरिक जो कि गरीब राष्ट्र में रह रहे हैं वो अपनी आजीविका की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण इन राष्ट्रों से, इन दक्षिणी गोलार्ध के राष्ट्रों से पलायन होता है जनसंख्या का उत्तरी गोलार्ध के राष्ट्रों में और इसी वजह से इनके बीच एक समस्या, एक परेशानी या कहें कि एक दूरी पैदा होती है, एक आपसी हम कह सकते हैं इसमें कि एक विवाद पैदा होता है। देखते हैं यहाँ पर कि विश्व स्तर पर यह असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिणी गोलार्ध से अलग करती है। उत्तरी गोलार्ध में लोग अच्छे जीवन की तलाश में लोगों का यहाँ आना लगातार जारी है क्योंकि ये संपन्न राष्ट्र हैं, जनसंख्या वृद्धि यहाँ कम है और साथ ही प्रति व्यक्ति आय लोगों की उच्च है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ असमानता बढ़ी है। कुछ देशों ने आबादी की रफ्तार पर काबू किया पर कुछ देश ऐसा नहीं कर पाए। साथ ही हम बात करेंगे आप्रवासी और शरणार्थी की। अभी हमने बात की थी कि दक्षिणी गोलार्ध से लोग अच्छी आजीविका की उम्मीद में उत्तरी गोलार्ध के राष्ट्रों की तरफ पलायन करते हैं। पलायन के कारण कई हो सकते हैं। अप्रवासी की हम बात करें तो ये वो लोग हैं जो कि अपनी मर्जी से देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं। शरणार्थी की हम बात करें तो ये वो लोग हैं जो कि अपने राष्ट्र में किसी मजबूरी के कारण, वहाँ कोई गृह युद्ध की घटनाएं हैं, उनके खिलाफ हिंसा हो रही है या फिर वहां कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, तो इस तरह की घटना के कारण, इस तरह की परेशानी के कारण मजबूरीवश उन्हें अपना राष्ट्र छोड़कर किसी दूसरे राष्ट्र की तरफ जाना पड़ता है। तो देखते हैं कि आप्रवासी जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, शरणार्थी जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने को मजबूर होते हैं। तो एक विश्व समुदाय से सामान्य उम्मीद ये की जाती है कि कोई राज्य शरणार्थी को स्वीकार करेगा लेकिन उन्हें आप्रवासियों को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। 1990 से 1995 के बीच 70 देशों के मध्य कुल 93 युद्ध हुए और इसमें लगभग 55.5 लाख लोग मारे गए। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति, परिवार और कभी-कभी पूरे समुदाय को सर्वव्याप्त भय, आजीविका, पहचान और जीवन यापन के परिवेश के नाश के कारण जन्मभूमि छोड़कर किसी अन्य राष्ट्र की तरफ जाना पड़ता है, किसी अन्य राष्ट्र में पलायन करना पड़ता है। और इससे बढ़ते हैं खतरे के स्रोत। जो हमने बात की थी कि जो हमारी सुरक्षा है, एक मानवता की सुरक्षा है, उस सुरक्षा पर अब खतरा बढ़ता है और खतरे के स्रोत के रूप में हमारे सामने आती हैं महामारियां, जिसमें से HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और सॉर्स जैसी महामारियां आप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देशों में फैली हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने ये कोरोना की महामारी ही है कि कितने थोड़े से वक्त में ये महामारी पूरे विश्व में फैल गई, अर्थात कितना ज़्यादा एक दूसरे देश में व्यक्तियों का आना जाना है, आपस में संपर्क हैं और इसी वजह से कोई भी महामारी बड़ी तेज़ी से, बड़ी आसानी से कुछ ही समय में पूरे विश्व भर में फैल जाती है, अर्थात पूरी मानवता को अपने खतरे में जकड़ लेती है।
अनुमान है कि 2003 तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग एचआईवी एड्स से संक्रमित हो चुके थे और इसमें से 2/3 लोग थे वो अफ्रीका में रहते थे। अबोला वायरस, हेंटा वायरस और हेपेटाइटिस जैसी कुछ नई महामारियां उभरी हैं जिनके बारे में जानकारी कुछ खास नहीं है। इसमें हमें नाम कोरोना वायरस का भी जोड़ना पड़ेगा कि ये भी एक ऐसी महामारी है जिसके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं है और इन महामारियों से कहीं ज़्यादा या बहुत ज़्यादा खतरनाक ये महामारी फैली है। तो इसको भी मानवता पर खतरा माना जाएगा, इसको भी मानवीय सुरक्षा पर खतरा माना जाएगा। टीबी, मलेरिया, डेंगू बुखार और हैजा जैसी पुरानी महामारियों ने औषध प्रतिरोधक रूप धारण कर लिया, इससे इनका उपचार कठिन हो गया है। और कोरोना वायरस का तो आप देख ही रहे हैं कि इसका उपचार कितना कठिन, कितना मुश्किल होता जा रहा है। लगातार इसके नए नए वेरिएंट से पूरा विश्व जूझ रहा है। एक मानवता के ऊपर मंडरा रहा ये खतरा। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा है वो स्थानीय संदर्भों के अनुकूल परिवर्तनशील भी है कि किस मसले को सुरक्षा का मसला कहा जाए, क्योंकि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में हमने युद्ध, आक्रमण और खून खराबे के अलावा मनुष्य पर बहुत सारे खतरों को सुरक्षा की अवधारणा के अंतर्गत शामिल कर लिया। लेकिन क्या सभी मसलों को, मनुष्य के जीवन पर कोई भी खतरा हो तो क्या उन सभी खतरों को, सभी मसलों को सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में शामिल कर लिया जाना चाहिए, या फिर कौन से ऐसे मसले हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको की सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में शामिल करना है। तो चलिए देखते हैं कि किसी मसले को सुरक्षा का मसला तब कहलाएगा जब एक सर्वस्वीकृत न्यूनतम मानक पर खरा उतरना जरूरी है। जैसे कि अगर किसी मसले से राज्य अथवा जनसमूह के अस्तित्व को खतरा हो तो उसे सुरक्षा का मसला कहा जाएगा। किसी एक व्यक्ति की सुरक्षा पर अगर खतरा होता है तो उसे सुरक्षा का मसला न कहकर किसी जन समूह है या फिर किसी राज्य पर सुरक्षा का खतरा हो तो उसे हम यहाँ पर अपारंपरिक धारणा में शामिल करेंगे, चाहे इस खतरे की प्रकृति कुछ भी हो। उदाहरण अगर लें तो हम मालदीव को वैश्विक ताप वृद्धि से खतरा है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें, लगातार जो टेम्परेचर है, जो कि पृथ्वी का औसत तापमान है, उसमें वृद्धि हो रही है और उसके परिणाम स्वरूप समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। निसंदेह है जो समुद्र तटीय राष्ट्र हैं उन्हीं पर यह खतरा है, लेकिन फिर भी इसको हम सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में शामिल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ कि मालदीव है उसको वैश्विक तापवृद्धि से खतरा है। समुद्र तल को ऊंचा उठने से इसका ज़्यादातर हिस्सा है वो डूब जाएगा। दक्षिणी अफ्रीकी देशों में एचआईवी एड्स से गंभीर खतरा है। यहाँ हर 6 वयस्क व्यक्ति में से 1 व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है। 1994 में खांडा की तुत्सी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराया था, क्योंकि प्रतिद्वंदी हुदू जनजाति ने कुछ ही हफ्तों में लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को मार डाला था। तो इस तरह से ये उदाहरण से हम समझ पा रहे हैं कि जब किसी एक जन समूह पर, एक समुदाय पर खतरा हो तो उसे हम सुरक्षा के अपारंपरिक जो धारणा है उसके अंतर्गत शामिल करेंगे। सहयोग मूलक सुरक्षा की हम बात करें तो सुरक्षा पर मंडराते अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियां तैयार की जानी चाहिए कि आपसी सहयोग के द्वारा इन सुरक्षा की जो मंडरा रहे खतरे हैं इनसे हमें निपटना है। देखिए, सहयोग द्विपक्षीय भी हो सकता है, क्षेत्रीय, महाद्वीपीय या वैश्विक स्तर का। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस खतरे की प्रकृति क्या है, चाहे वो द्विपक्षीय सहयोग हो या फिर वो क्षेत्रीय सहयोग हो, महादेशीय सहयोग हो, विश्व स्तर का सहयोग हो। तो इस तरह के सहयोग विभिन्न राष्ट्र हैं वो आपस में कर रहे हैं और सुरक्षा के ऊपर मंडरा रहे खतरों से निपटने का प्रयास किया जा रहा है। सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं वो भी अपनी भूमिका निभाती हैं। उसमें जैसे हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो ऐसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्रदान करके और सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं, सुरक्षा पर मंडरा रहे खतरों को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। स्वयंसेवी संगठन भी हैं जिनमें हम देखेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, दानदाता
मानवता संस्थाएं, चर्च और धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, सामाजिक और विकास संगठन आदि। साथ ही व्यावसायिक संगठन और जानी मानी हस्तियां हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, ये भी इसमें शामिल हो सकती हैं। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा है वो सुरक्षा के लिए एक सहयोग मूलक व्यवस्था की बात करती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, राष्ट्रों के आपसी सहयोग समझौते के माध्यम से और सुरक्षा पर मंडरा रहे खतरों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतिम उपाय के रूप में अपनाया जाता है बल प्रयोग। और बल प्रयोग किसके खिलाफ किया जाएगा? उन सरकारों के खिलाफ जो कि अपनी ही जनता को मार रही हैं। साथ ही गरीबी, महामारी और प्रलयंकारी घटनाओं की मार झेल रही जनता के दुख दर्द की उपेक्षा की जा रही है। सामूहिक स्वीकृति और सामूहिक रूप से ही ये बल प्रयोग किया जाएगा। इस सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतिम उपाय के रूप में हमने बल प्रयोग को भी रखा है, लेकिन इस बल प्रयोग की जो पहली शर्त है वो यही है कि ये सामूहिक स्वीकृति और सामूहिक रूप से किया जाएगा और साथ ही उन सरकारों के खिलाफ जो कि गरीबी और अकाल महामारी से त्रस्त जनता है उसकी उपेक्षा कर रही है या फिर अपनी ही जनता के खिलाफ अत्याचार कर रही है। भारत की सुरक्षा की रणनीतियों के बारे में हम बात करें तो भारत की सुरक्षा की पहली रणनीति अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना रही है, क्योंकि भारत पर अपने पड़ोसी राष्ट्रों से हमले भारत ने झेले हैं। चाहे हम पाकिस्तान की बात करें या चीन की बात करें तो भारत का इन अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ युद्ध हुआ है और भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं वो भी निरंतर परमाणु शक्ति संपन्न हो रहे हैं। इसलिए भारत ने भी अपनी सैन्य क्षमता के संवर्धन का उपाय अपनाया, तरीका अपनाया और इसीलिए भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया। दूसरा, अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना, जिसमें भारत ने एशियाई एकता, औपनिवेशीकरण, निरस्त्रीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, गुटनिरपेक्षता और क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर जैसे उपाय भारत द्वारा अपनाए गए हैं। साथ ही देश के अंदरूनी समस्याओं से निपटने की तैयारी में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन भारत ने किया है और भारत ने जो कि विविधताओं से परिपूर्ण एक राष्ट्र है, इसने अपने राष्ट्र के अंदर सभी विविधताओं को स्वीकार करते हुए राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र की या प्रत्येक जाति, वर्ग, धर्म की संस्कृति का सम्मान करने का प्रयास किया है, ताकि अंदरूनी कोई भी कहीं की असंतोष या फिर रोष नागरिकों में ना उत्पन्न हो। विभिन्न वर्गों और जन समुदायों को अपनी शिकायतों को खुलकर रखने और भागीदारी करने का मौका भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में दिया जाता है। साथ ही अर्थव्यवस्था को भारत इस तरह से विकसित करने का प्रयास करता है कि इससे बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले। भारत इस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को बनाने का प्रयास करता है, इस तरह से कोशिश की जाती है कि गरीबी को कम से कम किया जा सके और भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा स्तर या फिर एक बहुत बड़ा समूह है एक अच्छा, एक महत्वपूर्ण और एक अच्छे स्तर का जीवन यापन कर सके। नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता कम से कम हो, इस तरह के प्रयास लगातार भारत द्वारा किए जाते हैं। तो ये देखा कि किस तरह से भारत ने अपनी सुरक्षा के उपाय अपनाए हैं। भारत ने बाहरी सुरक्षा के लिए अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने का तरीका चुना है, वहीं भारत ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाते हुए अपनी आर्थिक व्यवस्था को इस तरह से बढ़ाते हुए कि सभी राष्ट्रों के अपने नागरिकों के साथ एक अच्छा जीवन यापन नागरिकों को दे सके, नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता को कम से कम किया जा सके, इसके लगातार प्रयास भारत सरकार द्वारा करके और आंतरिक सुरक्षा भारत द्वारा सुनिश्चित की जाती है। लेते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में कौन कौन से मसले शामिल किए जाते हैं? पारंपरिक धारणा में हमने देखा केवल बाहरी सुरक्षा को शामिल किया गया था, लेकिन अपारंपरिक धारणा में बहुत सारे मसले शामिल किए जा रहे हैं जो कि आपको विस्तार से लिखने हैं। भारत की सुरक्षा रणनीति के कौन कौन से घटक हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। अभी अभी हमने भारत की सुरक्षा नीति के घटकों के बारे में जाना है जिनका विस्तार से वर्णन करना है। धन्यवाद।